हम ऐसा मुल्क बनाएं जहां कानून ही कानून हो और कानून की पासदारी हो और हर कोई कानून के ताबे हो। ये इलेक्शन का बड़ा एक ज़रूरी पैगाम है और इसका इलेक्शन का मकसद इस वक्त लोगों ने अपना हक लेना है वापस। वो ये जो सिलेक्शन है जिसको मैं कहता हूँ, इस सिलेक्शन को इलेक्शन में तब्दील करना है। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अवाम अपने वोट का हक इस्तेमाल करे कि ये इलेक्शन नहीं है अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को कैंपेन ही नहीं करने देंगे अपने कैंडिडेट्स के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के सियासी मौज़ूआत पर भी आएंगे, लेकिन पहले एक अहम खबर जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी एक बार फिर बुरी तरह एक्सपोज हुई है। आज सेक्रेटरी खारजा ने इंकशाफ किया कि मुल्क में हालिया टारगेट किलिंग के वाक़यात में भारत मुलव्विस है। 2 भारतीय शहरी अशोक कुमार और योगेश कुमार यहाँ अपने एजेंट्स को भारतीय रकम देकर कत्ल कराने में मुलव्विस हैं, जिसके सबूत भी मौजूद हैं। नाज़रीन, ऐसे हालात में जब पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी खतरात का सामना है तो उनसे निपटने के लिए हमें बतौर कौम मुत्तहिद होने की ज़रूरत है ताकि मुल्क दुश्मन अनासिर का मुकाबला कर सके। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन। PTI तासुर ये देती आ रही है कि उनके बानी जमहूरी बालादस्ती के लिए जेल में डटे हैं और किसी सूरत डील या ढील के तलबगार नहीं हैं। PTI वोटर्स इस बयानिए को सराहते भी हैं, लेकिन आज इस हवाले से बानी PTI का एक बयान भी सामने आया। उन्होंने कमरे अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि सारा कंट्रोल एस्टैब्लिशमेंट के पास है, बात उससे करनी चाहिए जिसके पास पावर भी हो। बानी PTI ने यह दावा भी किया कि सारी पार्टीज एक हो चुकी हैं, फिर भी PTI को कंट्रोल करना मुश्किल है। क्या बानी PTI के जेल में डटे होने का तासुर दुरुस्त है या वो किसी रास्ते की तलाश में है? इस पर भी हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर बानी PTI को सियासतदानों से बात करने पर क्या एतराज़ है। इसी मुनासबत से आज जो पहला बड़ा सवाल होगा एक्सपर्ट्स के यूँ होगा कि बानी PTI सियासतदानों की बजाय ताकतवरों से क्यों बात करना चाहते हैं। पैनल का तारुफ करवा दूं। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और नवीद हुसैन साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। नवीद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि बानी PTI वैसे तो इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद भी करते हैं और वो समझते हैं कि उनके दौरे हुकूमत में जो उन्होंने फ़ैसले किए वो ज़ाहिर है बाजवा के कहने पर किए। अब वो फिर सियासतदानों से वो बात भी नहीं करना चाहते, वो बात भी उसी हल्के से करना चाहते हैं जो कहते हैं जिनके पास पावर है। तो फिर इससे क्या जाहिर होता है? क्या उनके बयानिए में तजाद है या आप समझते हैं कि वो सिर्फ उन्हीं से रुजू करना चाहते हैं जो ताकतवर हल्के हैं, सियासतदान? क्योंकि मुल्क में सियासत तो फिर सियासतदानों के साथ मिलकर करनी है ना। नवीद साहब दुआ देखें, पाकिस्तान में हम अगर जमहूरियत को देखें, पाकिस्तान में जमहूरियत की तारीख़ को देखें तो हम वो जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो यानी पूरी तरह से वो जमहूरियत हमें नज़र नहीं आती। यहाँ एक गाइडेड डेमोक्रेसी है, यहाँ एक गाइडेड डेमोक्रेसी है। ये थ्रू आउट हमने देखा है पाकिस्तान की जमहूरी तारीख़ के कि उसको डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को गाइड किया जाता है और गाइड ऑब्वियसली वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किया जाता है। और ये हमारे सियासतदानों की नाअहली है, ये उनकी मेरे ख्याल में वो डिलीवर नहीं कर पाते और जब डिलीवर नहीं कर पाते तो वो फिर ऑब्वियसली देखते हैं किसी और की तरफ। और इस्टेब्लिशमेंट, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ऑब्वियसली वो एक सबसे मुनज़्ज़म इदारा है। तो वो जब आप छोटे छोटे कामों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, अगर वो यानी अगर वो सैलाब आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, वो आपका इवन बारिशें हो जाती हैं और उसके लिए आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिलीवर नहीं कर पाती, तो ऐसी सूरत में जो है वो फ़ौज को बुलाया जाता है। तो वो फ़ौज का एक जो रोल है वो बन जाता है और वो बना हुआ है पाकिस्तान में। आप उसको कहें कि लकीली और अनलकीली वो है वहाँ पे, और इसका मेरे ख्याल में सभी को पता है। आप ये देख लें कि नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन में बैठे हुए थे, वो वहाँ से नहीं आ रहे थे, वो यहाँ से जो एक इलाज करवाने गए थे और फिर वो नहीं आ रहे थे। और उससे पहले भी आप देखें कि मुशर्रफ के ज़माने में जब वो बाहर थे और जब उन्होंने आने की कोशिश की, जब अवाम पे उन्होंने जो है वो तकिया किया तो फिर उनको उसी जहाज़ में वापस बैठ के जाना पड़ा। और इस दफ़ा हम ये देखें कि इस दफ़ा उन्होंने जहाँ पे उन्होंने बात करनी थी वहाँ पे बात की, तो वो आए भी और उनका इस्तकबाल भी हुआ और अब उनके लिए राह भी हमवार की जा रही है। सही। तो सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, हमें सबको, सारे पॉलिटिशियन को, मेरे ख्याल में इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है।
कि सारे पॉलिटिशियन को ये पता है कि पाकिस्तान में ताकत का मंबा कहाँ पे है, कहाँ पे बात करनी है। इसमें किसी पॉलिटिशियन ने नहीं करनी, इसमें किसी जमात ने नहीं करनी। और जमात की तरफ से तो आप देख लें कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज जो कि इस वक्त लाडला तरीन है लाडलों में से, तो उसको देख लें कि उन्होंने जिस तरह की सिचुएशन बनाई जा रही है, बैट लेना, इलेक्शन सिंबल लेना एक जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये उसके लिए मौत के मुतरादिफ है। ठीक, अगर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है या वो जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है, वो जो भी है, आप ये देखें कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आता है बैठ के हक में, तो यहाँ पे बैठ के शहबाज शरीफ साहब जो है कराची में बैठ के उस पर एतराज उठाते हैं। तो ये है कि टेक्निकली उन्होंने PMLN ने ये कह रखा है कि उसको निकाल दें, बस उसको जो है उसको मुकाबले से बाहर कर दें। तो इमरान खान साहब ने अगर बात करनी है, PTI ने बात करनी है, तो वो इन सियासी किरदारों से नहीं करनी, क्योंकि ये सियासी किरदार मिलके जो है वो जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, PTI की गवर्नमेंट जिसको हटाया गया था, वो इस तरह से नहीं आई थी। उसमें भी आप देख लें कि कौन था, कहां पे बात हुई, क्या हुआ। अब तो सारी बातें वो खुल के सामने आ रही हैं। तो वो इमरान खान साहब को भी इस बात का इदराक है कि ताकत का मंबा पाकिस्तान में कहां पे है। ये सियासी किरदार, ये चेहरे बदलते हैं, ये आते हैं, ये इसी तरह रहेंगे। लेकिन अगर बात करनी है तो बात वहां पे करनी है जहां पे करनी चाहिए। आमिर साहब, तो ये बानी PTI खुद वो भी तो एक सियासी किरदार है, और सियासी इस्तेहकाम की जब बात करते हैं तो फिर ये तमाम सियासी जमातें अगर मिलकर नहीं बैठेंगी तो सिस्टम को कैसे चलाया जाएगा। फिर स्टैब्लिशमेंट तो कसूरवार ना हुई, ये तमाम सियासतदान खुद चाहते हैं कि वो स्टैब्लिशमेंट के पास जाएं, बात करें। फिर ये क्यों कह देते हैं कि हमने अपने टेन्योर में खुद काम नहीं कर सके, उन्होंने करा दिया। वो कोई भी हो, वो आप नवाज शरीफ साहब की भी बात कर सकते हैं, जरदारी साहब की भी बात कर सकते हैं, बानी PTI की भी बात कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये तजाद है उनके अमल और बयानिए में, और वो फिर क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं सियासी किरदारों को, सियासी ये जो सियासतदानों को? वो सिर्फ चाहते हैं कि वो ताकतवरों से बात करें। अगर तो मेरा तज्जिया हो कि मेरे सिर्फ PTI को फेवर करनी है, तो बिल्कुल ठीक बात है कि जी सिर्फ फ़ौज से बात करनी चाहिए। जब सियासतदान होता है, और हम ये इस प्रोग्राम में कोई 20 दफ़ा कह चुके, वो सियासी जमातों से भी बात करता है। खान साहब का अलमिया ये है कि वो समझते हैं चूँकि उनको लाया गया था उस ताकतवर हलकों से जिसे फ़ौज कहते हैं, जिसे एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं। मतलब सीधी बात करें ना, जब नवाज शरीफ को निकाला गया था तो वो अदलिया थी और फ़ौज थी और खान साहब की फरमाइश थी। यहाँ पे अदम एतमाद में मेंबर्स के वोट इस्तेमाल हुए, वो उनके लिए हुए जिनके लिए अभी वो रिजवी साहब जो 5-6 साल बाद टेलीविज़न पे आए हैं, उन्होंने बताया MQM के कि जी हमें तो बांध के लंबा डाल के बिठा दिया गया था खान साहब के सामने, मारा भी हमें उन्हीं से और हमें बिठाया भी उन्हीं के साथ गया, और हम ज़बरदस्ती के इत्तेहादी थे। ये चीज़ें थी। एक है वो कि आप अपना प्रेशर बिल्ड करते हैं, सियासी जमातों के साथ बात करते हैं और फिर रास्ता लेते हैं। खान साहब ने रास्ता ये लिया कि 9 मई कर दिया। अब यहाँ पे आके ना बहुत सारों को वो अजीबोगरीब बात बॉडी में ना उनकी वो हरारत सी पैदा हो जाती है कि 9 मई कहाँ से आ गई। भाई 9 मई तो है, और यही वो हकीकत है जिसको खान साहब भुगत रहे हैं। वरना बहुत सारी आसानियां वो ले सकते थे अगर वो सियासी लीडर के तौर पे, सियासी रहनुमा के तौर पे अपनी पार्टी को भी बचाते। खुद केसेस वो होते हैं, नवाज शरीफ के साथ भी तो हुए ना, उन्होंने गिरफ्तारी भी दी, वो ना पुलिस वालों पे हमलावर हुए ना कुछ हुआ, और अपनी पार्टी को बचा लिया, इलेक्शन लड़ा, फिर उसके उन्होंने सहूलतें भी बर्दाश्त की, कैद में भी गई, बेटी भी गई, सारे अजीज़ों कारब और तमाम लीडरशिप PMLN की गई, इवन राना सनाउल्लाह को हेरोइन के केस में डाल दिया अगर कुछ और नहीं मिला था तो। ये वो आज बातें भूल जाते हैं जब वो तबसरा करते हैं जी वो कमोड तोड़ दिया, फलाना कर दिया, जी उसके घर चले गए, उसके घर चले गए। भाई आपने भी किसी का घर नहीं छोड़ा था। तो बात वहां पे आनी है जो मैं हमेशा से कहता हूं कि डायलॉग के बगैर नहीं होनी। और अब आप डायलॉग में ना, मैं पहले ही ये कहता था कि फौज और अदलिया को निकाल दें, आपको फौज, अदलिया, मीडिया, सिविल ब्यूरोक्रेसी और पार्लियामेंट सबको बिठाना पड़ेगा। आपको अगर पाकिस्तान को चलाना है, आप इसके बगैर अब नहीं चला सकते। आप कहते हैं ना कि जी मैं फौज के जरिए आऊंगा और मैं अकेला हुकूमत कर लूंगा, तो अकेली फौज बराह रास्त भी हुकूमत नहीं कर सकी ना, वो भी तो आखिर में जाके सियासतदानों से मदद लेती है ना। जनरल मुशर्रफ ने 3 साल गुजारे,
3 साल के अंदर अंदर उन्हें चौधरीज के साथ सबसे पहले बात करनी पड़ी, तारिक अजीज उनके साथ थे, बाकी लोगों को मिलाना पड़ा, काफ लीग बनानी पड़ी, फिर जाके वो इलेक्शन कराने के काबिल हुए। जनरल ज़िया-उल हक को देख लें, उन्होंने भी उस वक्त मुख्तलिफ लोगों को मिलाया, फिर सारे अपनी एक नई बात हुई, 85 में बेनजीर भुट्टो ने बाइकआउट करके गलती कर ली। हम जब भी कभी बात करेंगे सब चीजों को साथ मिला के करेंगे। अगर आप वो छोटे बच्चे की तरह शुरू कर देंगे कि जी वो 97 वो इसकी बात करता है तो आप 60 की दिहाई में चले जाएं, भाई जिसने कुछ किया होगा ना वो कहेगा, भाई आप कह दें मैंने 9.5 साल केपी में ये कारनामे अजीम अंजाम दिए कि मैंने 800 अरब का नया कर्जा लिया और मैंने ये इदारे खड़े कर दिए और बदले में ये कुछ हो रहा है, तो आप कहें ना, कुछ तो कहें। अगर आज वो मरियम नवाज खड़ी होकर कहती है कि मेरा मंशूर वो ऊपर जा रहा है ऑरेंज ट्रेन पे, तो आपके पास कुछ कहने को है? आप तो जंगला बस कहते हुए पेशावर में लोगों को अजियत में 5 साल डालते। आप प्रोजेक्ट बताएं, आप इकोनॉमी की रिवाइवल बता देंगे, जी मैंने ये पायदार, आपका शब्बर जैदी, आपका चेयरमैन FBR आपके दौरे हुकूमत में कह रहा था हम दिवालिया हो चुके हैं, आपका शेख रशीद वजीर कह रहा था अगर ये कोरोना ना आता तो हम तो मारे गए थे, हमारे तो पल्ले ही कुछ नहीं था। इनके अपने फिक्रे खान साहब के, इनके अपनी कैबिनेट के फिक्रे, इनके लाए हुए लोगों के, कोई हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है कि वो कितनी अच्छी मईशत थी, वो कैसे चल रही थी। असल इशू ये है कि अगर उनको आज इक्तदार के लिए या अपनी रिहाई के लिए ढूंढना है तो फिर वहां से तो इनकार है और चिट्टा इनकार है। कल भी जवाब में उन्होंने बड़ी खुल के बता दिया जवाब दे के कि अगर कोई कुरान पाक का हवाला दिया, कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लाए तो पहले चेक कर लिया करो। उन्होंने बड़ी मिसालें दी हैं, आने वालों के लिए भी दी हैं कि अगर एक जमहूरी तरीके से अदम एतमाद में जा सकता है तो ये रियासत चलेगी तभी जब सारे काम करेंगे। ये अब सोचने का काम है, सियासतदान बैठ जाएं, ना बैठे भुगतते रहे। अयाज साहब, जाहिर है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उनकी कारकर्दगी पर हम अपने प्रोग्राम में बात करते थे और आपने भी बारहा बड़ी तनकीद का निशाना बनाया और एक उस पर हम हंसते भी थे, जो बानी PTI अक्सर कहते थे सुकून जी कब्र में है, और अजीब अजीब उनकी तरफ से जो आते थे मंसूबे भी आवाम को रिलीफ देने के। लेकिन अयाज साहब ये भी तो तासुर है ना, जिन्होंने 9 मई किया वही 9 मई वालों से बात करना चाहते हैं, तो अब मसला क्या है? क्या ये तजवीज़ खुद बानी PTI भी तो दे सकते हैं ना कि फौज, स्टैब्लिशमेंट, अदलिया, तमाम सियासतदान मिलकर डायलॉग की तरफ आ जाएं? वो सिर्फ एक ही हल्के की तरफ क्यों जाना चाहते हैं? देखिए, रियलिटी इस मुल्क में यही है, इससे हटके कोई बात हो नहीं सकती। कैद क्या अब आसिफ जरदारी से बात करके वापस आ गए थे? उन्होंने जहां बात करनी थी वहीं बात की थी और फिर तय हुआ कि जी वो बंदयाल चीफ जस्टिस होंगे, उनके दौर में भी नहीं आना, जब फायज़ ईसा साहब आएंगे फिर मैं आऊँगा। और चीज़ें ज़ाहिर अब स्क्रिप्टेड जब होती हैं तो वो अनफोल्ड हो जाती हैं वक्त के साथ। वो को मैं उसको एलेबरेट करूँ तो लोगों को समझ आ जाएगी, या मैं छुपाऊँ तो लोगों को नहीं समझ आ जाएगी, ये हमारा ख्याल होता है, हम सोच रहे होते हैं चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट। अब बात ये है कि ये पहले दिन से हमारे यहाँ इसी तरह होता है। जब मेरे कायद को उन्होंने सिलेक्ट किया और उसके बाद पहली बार वो चीफ मिनिस्टर के बाद प्राइम मिनिस्टर बनाया, उस दौर में भी यही होता रहा कि एक प्राइम मिनिस्टर होता था, ऑपोजिशन लीडर सीधा आर्मी चीफ के पास जाता था कि जी ये ठीक नहीं चल रहे मामलात, हमारी मदद करें। उस दौर में क्योंकि 8वीं तरमीम होती थी और आराम से प्रेसिडेंट असेंबलियाँ तोड़ देता था। अब देखें, कल आर्मी चीफ ने एक बात क्लैरिटी से कह दी कि ये हम डिसाइड करेंगे कि इस मुल्क के लिए कौन सा सियासतदान ठीक है, ये कोई और डिसाइड नहीं करेगा। तो फिर वो कहाँ बात करेगा? वो बानी PTI वही बात करेगा ना। अब जरदारी साहब से या नवाज शरीफ साहब से बात करके तो उसको कोई फायदा नहीं होगा, तो इसलिए वो प्रैक्टिकल बात कर रहा है कि अगर बात करनी है तो वही करूंगा मैं। उसकी वजह ये कि आपस में ये ठीक है कि जब धरना था, ये कौमी असम्बली में इकट्ठे हो गए, इन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, लेकिन वक्त के साथ चीजें चेंज हुई हैं। हालात अब वो वाले नहीं है जो 2014 में थे। आज हम 2024 में हैं, 10 साल गुजर चुके हुए हैं। अब चीजें और तरह से हो रही हैं और नजर आ रही हैं कि वो जैसे वो बैट नहीं था और उसके बाद चीजें मतलब ऑन गोइंग है प्रोसेस। आज मैंने ऐसी अपनी जाती मिसाल आपको दे देता हूँ कि सुबह मैंने अपने वो चेक करना शुरू किया कि पोलिंग बूथ कहाँ होंगे। अच्छा। तो मैंने और मेरी बेगम ने हमेशा एक ही जगह जाके वोट डाला है, वो भी दूसरी जगह हो गया हुआ उसका। अच्छा। हमारा हल्का एक ही है 122, लेकिन पोलिंग स्टेशंस डिफरेंट है जी। उनका वो डी ब्लॉक DHA में है और मेरा वॉल्टन रोड पे है। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने ऐसी बैठे बैठे बेटे से कहा, आप समझे उनके वोट की भी आप बड़ी ताकत है। देखे ना, पहले आप एक ही गाड़ी में बिठा के ले जाते होंगे, अब वो अलग जाएंगे। मैंने बेटे से कहा, मैंने कहा यार जरा तू चेक कर, तेरा वोट कहाँ है? उसका NA 123 में था। अच्छा। यार कमाल हो गई, एक एड्रेस, एक ही जगह, हम एक ही घर में एक छत तले रह रहे हैं। मतलब इस हद तक तो चीजें मैनेज कर रही हैं इलेक्शन कमीशन ने। इसके बावजूद मतलब आप कहते हैं कि बात किसी सियासतदान से की जाए, नहीं पॉसिबल।
वो बात कर रहा है, ठीक कर रहा है कि बात वही करनी है, वो ना चाहे उनकी मर्जी है। एक ज़िम्नी सवाल आपसे, आप कहते हैं वो बात ठीक कर रहा है, बात ठीक है, चले मान लेते हैं क्योंकि हमारी तारीख यही है, लेकिन फिर जब ये बात करते थे तो खुद बानी पीटीआई क्यों कहते थे ये एनआरओ है, ये डील और डील की तरफ जाते हैं, ये डील करना चाहते हैं, फिर इसका मतलब है ये डील ही है, वो भी आप डील करना चाहते हैं। आज भी ये आप ये कह रहे हैं ना कि देखें वो उनसे बात करना चाह रहा है, इसका क्या मतलब है? हर बंदा डील और डील के चक्कर में ही होता है ना इस मुल्क में। देखिए समझ आ जाती है ना जब आपको, फिर आप प्रैक्टिकल हो जाते हैं। जब तक आपको समझ नहीं आती फिर आप चीजें डिफरेंट कर रहे होते हैं। मतलब हर बंदा हर दौर में अपने बयानात और नजरियात चेंज करता नजर आ रहा है हमें। जी, ये सारे सियासतदान इसी तरह के हैं, ये चूंकि कंधा देने के लिए दूसरा तैयार रहता है, इसलिए हालात इसी तरह चलेंगे इंशाल्लाह। फैसल साहब बानी पीटीआई फिर प्रैक्टिकल हो गया, दुआ छोटी सी बात करनी है क्या है, और अब जी मैं मौका देती हूँ, अब वो हुकूमत में अगर आते हैं तो फिर वो जब दूसरी जमातें बात करेंगी डील की तो वो ये नहीं कहेंगे कि एनआरओ है या डील। फैसल साहब अब आपका सवाल मैंने आपसे किया, अगर आप मौका देना चाहें आमिर साहब को तो। हाँ, आमिर साहब को कौन मना करेगा? नहीं बात करें, मैं एंड पे कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। अगर आपने ऐड करना है तो अभी कर लें, वरना एंड में कर लीजिएगा आमिर साहब। नहीं करें फैसल साहब, नहीं बोलना, नो इशू। फैसल साहब अभी करना कर लो, चलें फैसल बीच में नहीं बोलना, बीच में बोलने की आदत है ना। कर लेते हैं। अच्छा, बात यह है कि इमरान खान साहब को उनसे बात करनी है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बात करें, लेकिन भाई फिर 9 मई करने की जरूरत क्या थी? फौज को गालियां देने की जरूरत क्या थी? मुनाफिक कहने की जरूरत क्या थी? गद्दार कहने की जो है वो जरूरत क्या थी? कोई ऐसा इल्जाम, कोई ऐसी गाली जिन्होंने फौज की क़यादत पे ना लगाई हो तो वो बता दे भाई हमने ये इल्जाम नहीं लगाया, तो पहले उसकी जो है वो माफी मांग ले भाई, बोलो यार हम गलत हो गए, हम ताकत के जोन में समझ बैठे थे कि हम फौज को जो है ना वो कंट्रोल कर लेंगे, तो हम नहीं कर सके। अब बैठ के हमसे ये गलतियां हुई, हमने आपको गद्दार का सुपा सलार को गद्दार का, किसी और को नहीं कहा। किसने कहा था? नहीं कहते आप। जब बैठ के आपने बात करनी थी, अब कम से कम जो है वो माफी मांग ले। अपने पूरे टेन्योर में इमरान खान साहब ने अपनी पूरी हुक्मरानी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की ताकत से की है। इस्टेब्लिशमेंट की ताकत से जो है ना वो पार्लियामेंट से वाबस्ता अराकीन को जो है ना वो कंट्रोल किया गया है पूरे। अगर आप अपने दौर में देखें, ये बात अच्छी नहीं है, ये सख्त बात है, लेकिन अगर ये अपने दौर में सियासत को मौका देते, ये अपने दौर में पार्लियामेंट को अहमियत देते, तो शायद आज इनके साथ ये कुछ शायद ना होता। नहीं दी इन्होंने। ये बात भी एयाज खान साहब की बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब भी जो डील कर आए वो भी कोई क्या कहते हैं किसी जरदारी साहब से या वो भी फौज से डील कर आए। तो जमीनी हकीकत है ना। इमरान खान साहब भी जो डील करना चाह रहे हैं, कोई भी आदमी जो है ना इस मुल्क के अंदर सियासतदान, वो सियासतदान के जरिए जो है ना वो मामलात नहीं करना चाहता। जैसे फौज एक कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी मुकम्मल मुतहद है। सियासतदान एक कम्युनिटी है लेकिन मुतहद नहीं है, आपस में एक नहीं है। जिस दिन जिसका मौका मिलेगा, जिस दिन देखें खान साहब का भी मौका मिलेगा ना, ये भी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से नवाज शरीफ साहब को धड़न तख्ता कर देंगे, और ये मंजर हम देखेंगे। कोई ऐसी बात थोड़ी है, कोई नाकाबिल यकीन बात थोड़ी है। और बहुत लंबा पीरियड भी नहीं देखना पड़ेगा, कुछ दिनों के बाद ही हम शायद ये मंजर देख लें। उसके बाद नवाज शरीफ साहब को मौका मिलेगा, वो धड़न तख्ता कर देंगे। यही खेल जारी रहेगा, यही हो रहा है। इसके अलावा कुछ और हो रहा है तो आप बता देंगे, इसके अलावा इस मुल्क के अंदर कुछ और हो रहा हो तो अगर भाई इस मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर है ना, तो इन सियासतदानों की वजह से। बिल्कुल, ये सियासतदान को कमजोर कर रहा है। सियासी जमातों को कमजोर कर रही हैं। क्यों ये लोग पार्लियामेंट को जो है मंजूर नहीं करते? क्यों जो है वो इमरान खान साहब ने अपनी कानून साजी से लेके जो पार्लियामेंट से वाबस्ता जितने भी इलेक्शन थे वो क्यों एस्टेब्लिशमेंट की मदद से जो है वो मैनेज किए? नहीं करते आप। नहीं, आप जो है वो 2018 का इलेक्शन जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नारे पर लड़ते। आप अगर मकबूलियत की इतने बुलंदी पर हो सकता है कि आप जीत जाते, लेकिन आप तो एस्टेब्लिशमेंट की ताकत से ही जो है इक़्तिदार में आए। आपने एस्टेब्लिशमेंट की ताकत से ही मुखालफिन को जो है ना वो चारों शाने चित किया। मुखालफिन ने भी आपको वही काम किया, एस्टेब्लिशमेश की ताकत से आपको चारों शाने चित कर दिया। सुधार ये नहीं, कोई नहीं आने वाला। मैं कहता हूँ ना कि हमें और आपको तो खाली है ना, हमें और आपको तो खाली पॉपकॉर्न खाने चाहिए। किसी और की बस आप कह देते हैं, भेजते नहीं और भी। हमारा क्या? आमिर साहब क्विकली क्या आप कमेंट करना चाहते हैं? नहीं, हम तो एंजॉय करते, अपने को टेंशन ही नहीं है, चाहे वो इनको गिरा दे या इनको गिरा दे, हमें क्या है। ठीक है
अपने को टेंशन नहीं है, टेंशन है आमिर इलियास राना को। जी जी आमिर साहब। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था वो ये थी कि एक तो अयाज साहब ने जो वोट की बात की ना, मुझे नहीं पता अयाज साहब ने पिछले इलेक्शन से लेके अब तक कोई घर बदला या नहीं बदला, शनाख्ती कार्ड पे एड्रेस बदला या नहीं बदला, लेकिन मैंने बदला। तो मुझे ये पता है कि मुझे खुद एप्लीकेशन दे के अपने वोट एक जगह पे इकट्ठे करने पड़े, क्योंकि आपको फॉर्म दिया जाता है। मेरा जो बच्चा इस 5 साल के गैप में 18 साल का हुआ, उसकी मर्जी के मुताबिक उसका वोट हो गया। नादरा पूछ लेता है कि आपका आर्जी पते पे वोट डालना है या मुस्तकिल पे, या फिर आप रिहाइश बदलते हैं और आप चेंज कराते हैं। इस वजह से होता है। ये मेरी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि अपने वोट के पीछे जाएं। वो तो ऐलान करते हैं भाई आपने जहां पे कराना करा लें, फॉर्म भरें और ले लें। और जो बात हो रही थी ना कि एड्रेस सेम है, और अगर जो है ना जहां बात होती है ना उसकी, मैंने चूंकि अपनी मिसाल साथ लगाई कि मुझे तो इस बात का अंदाजा है कि क्या हुआ। राजा साहब दोस्त है ना यार, साडे दोस्त नहीं गए, साडा एसटी चेंज कर। अरे मैं दुआ में एक बात करना चाहता हूं, राजा साहब का ताल्लुक ही नहीं है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर का काम है ये, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर का काम है। इसमें 1 मिनट मुझे बात पूरी कर लेने दें, आप फिर छिछोरेपन की तरह बीच में आ रहे हैं। जो अयाज साहब ने बात की थी ना, नवाज शरीफ पहली दफा एस्टेब्लिशमेंट के कंधों से आए, बिल्कुल नहीं है। मैं दावे से कहता हूं वो गुलाम मुस्तफा जतोई मरूम उम्मीदवार थे पहली दफा आईजीआई के, उन्होंने उनको उठा के साइड पे डाला और एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर वजीर आजम बने, और इसीलिए निकाले भी गए क्योंकि वो अपनी मर्जी करते थे। और एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा सदर मुमलिकत मरहूम गुलाम इसहाक खान पहले दिन से फटा हुआ इस्लामाबाद के डीसी और चीफ कमिश्नर की पोस्टिंग पे। ये चीजें मिक्स नहीं हो जानी चाहिए। उनकी बिल्कुल आमद हुई, जनरल ज़ियाउल हक के साथ हुई, जनरल जिलानी के साथ हुई, वो 85 में नामजद हुए वजीर आला, मतलब इसमें कोई चीज छुपी नहीं हुई। लेकिन वजीर आजम वो अपनी सियासत से बने। चले फैसल साहब जी, क्विकली फैसल इलियास साहब का वक्त है। मैं भाई एक जुमले में कह रहा हूं, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को ना इन दोनों के वोटों का पता है, यार साहब के भी, आमिर साहब की भी, कहाँ किस किस को देना, इसलिए मैं खाली गड़बड़। और मेरा तो दोस्त है साद रफीक नुकसान में रहेगा। इलियास साहब और मेरी बेगम ने जाना ही नहीं वोट डालने। अब इलियास साहब, बानी पीटीआई के बयानियां, और क्यों वो सिर्फ ताकतवर हलकों की तरफ ही देख रहे हैं? सियासतदान, सियासी किरदार भी तो इंसान है, उनसे बात कर लें। देखिए जी, सियासतदानों से तो बातचीत करने के लिए उन्होंने कभी बातचीत ही नहीं की थी। बानी से, पीटीआई के बानी से कितनी मरतबा सियासतदानों से चाहिए था बातचीत करते और उनको एक टेबल पर लेके आते, इकॉनमी की रिवाइवल के लिए बात करते, पॉलिटिकल सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए करते, इलेक्शन के निज़ाम को अगर वो कह रहे थे ईवीएम लगानी है तो उसके लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेके आते। और इस ना करने की वजह से ये तमाम सिस्टम तमाम बिगड़े थे। और अब उनको समझ तो है पहले भी कि एस्टैब्लिशमेंट के जरिए आते हैं, और वो तो तमाम सियासतदानों को, इसीलिए तो सब चीखें मार रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। तो जाहिर है जिनको मिल गई है वो खामोश हो गए, अब इस पर बोल ही नहीं रहे। एक दूसरे को लाडला कह रहे थे, उसको लाडला कहते हैं जिसकी बात हो जाती है वो लाडला हो जाता है। कोई कम लाडला होता है, कोई ज्यादा लाडला होता है, कोई दूर हो जाता है, लेकिन लाडले चांद मांगने लगते हैं, तो फिर ये लाडले की सीट से गिर जाते हैं। यही लाडले हैं और इन्होंने सिस्टम चलाना है, इसके अलावा कोई और चेहरा नहीं है इनके पास। तो जाहिर है इन लोगों ने करना तो इस सिस्टम में यही लोग हैं, तो ये लाडले यही होंगे। इनको अब जाहिर है उनको पता चल गया कि अब इन्हीं से बात की जाएगी तो हमारी रिवाइवल है, हमारा जो मुश्किल वक्त है वो इन्हीं के जरिए है। लेकिन ये जो मुश्किल वक्त है ये अब एक सर्टन पीरियड तक रहेगा इनके लिए, और इनमें जो इन्होंने तकलीफें बर्दाश्त करनी थी वो काफ़ी हद तक कर दी हैं और बाकी मजीद करेंगे। तो सिस्टम यही है, इन्हीं चेहरों ने आना है, बदलना है, सिस्टम यही रहना है। इन्होंने बेहतरी कोई नहीं लानी, ना कुछ करना है, बस अपने इक़्तिदार लेके आने की कोशिश करनी कि जो भी इक़्तिदार में आए, ना इन्होंने इकॉनमी ठीक करनी, ना आवाम की हालत बदलनी। अगर आवाम की हालत बदलेंगे तो ये थोड़ी तो बदली आवाम की हालत, तो फिर इनकी हालत खराब होना शुरू। आज लगता है इलियास साहब को नजला हुआ है। बस ऐसा मौसम इसमें चल रहा है। नहीं, इलियास साहब ने मेरी बात की तायद की यार, ऐसे कैसी बात कर दी आमिर साहब आपने। अब तो इलेक्शन तक चलेगा लाहौर में। यार मैंने नजले की बात की है, आप बीच में वो बनने क्यों आ गए? मुहावरा तो है, मैं नहीं बोलता अब आप पे। अब नजला गिरेगा नहीं। चले नहीं, ये मैं बचा लेती हूँ, ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, मुख्तलिफ सर्वेज आ रहे हैं जिनमें नून लीग की मकबूलियत सामने आ रही है। हम सवाल ये रखेंगे कि ये जो सर्विस में मकबूलियत है ये कबूलियत की छाप मिटा सकेगी या नहीं, राय लेंगे ब्रेक के बाद। 8 फरवरी को अगर आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अपने वोटों और दुआओं से कामयाब कराकर वजीर आजम बनाया, देहातों में और कस्बों में
जो हमारे नौजवान हैं उनको छोटे ज़रूरी कर्जे देकर छोटी छोटी फैक्ट्रियां आप लगाएंगे और आप लगाकर मसनूआत ज़रूरी मसनूआत बनाएंगे, पाकिस्तान की मंडियों में बेचेंगे और बाहर भी इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि आप उसको एक्सपोर्ट दुबई और अबू धाबी करेंगे। नाज़रीन, नून लीग पर गुज़श्ता काफ़ी अरसे से कबूलियत की और नवाज शरीफ पर लाडला होने की छाप लगी है, लेकिन अब सर्विस के नताइज से ये महसूस होता है कि नवाज शरीफ की मुल्क वापसी के बाद नून लीग के लिए हालात बेहतर हुए हैं। गैलप सर्वे, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के बाद इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च का नया सर्वे सामने आया है, जिसके बाद पंजाब में PMLN 45% वोटर्स की पसंदीदा जमात करार पाई है, जबकि PTI 35% के साथ दूसरे नंबर पर। और इसी सवाल के जवाब में मुल्क को मौशी और सियासी बहरान से कौन निकाल सकता है। 45% शुरा ने नवाज शरीफ पर अदम एतमाद का इजहार किया, जबकि 36% ने बानी PTI पर एतमाद किया, जबकि 6% ने बिलावल भुट्टो की हिमायत की है। इन सर्विस को नून लीग बिलाशुबा नाज़रीन सियासी बयानिए को तक़वियत देने के लिए इस्तेमाल करेगी। मरियम नवाज पहले कह चुकी हैं कि नवाज शरीफ अवाम के लाडले हैं। क्या नवाज शरीफ वाकई अवाम में तेज़ी से मकबूल हो रहे हैं, और क्या ये सर्विस नवाज शरीफ के लाडले होने के तासुर को ख़त्म कर सकेंगे? आसिफ, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि एक छाप तो है आप पर लाडला प्लस और कबूलियत की बात और लंदन से बातचीत करके आए, अगर जो कि हम पहले पार्ट में भी कुछ बात कर रहे थे, अगर वो बात ना करके आते तो ये मामला इतने आसानी से उनके लिए उनकी फेवर में ना जाते। अब इस सारे माहौल में ये जो सर्विस की रेटिंग आ रही है, क्या आपको लगता है ये उस तासुर को मिटा पाएगी? पहले तो जब गैलप का सर्वे आया था मैंने बड़ा उसको एंजॉय किया था, और उसी दिन मैंने सोचा था कि अब नेक्स्ट जो सर्वे आएगा उसमें शायद को मकबूलियत बराबर हो जाएगी, लेकिन चूंकि इलेक्शन में दिन कम रह गए हैं इसलिए मेरे कायद बड़ी तेज़ी से आगे निकल गए हैं। मैं एक जरदारी साहब को भी मशवरा देना चाहूँगा इस मौके पे कि वो जो उन्होंने पोस्ट इलेक्शन शॉपिंग के लिए सारे पैसे अलग किए हुए ना, को थोड़े से सर्वेस पे भी खर्च कर रहे हैं, ताकि बिलावल की भी कोई मकबूलियत थोड़ी ऊपर आते आते ज़ाहिर है, लेकिन इलेक्शन में दिन कम रह गए हैं। ये पहली दफ़ा नहीं है, ये बड़ी दफ़ा मैंने देखा है इलेक्शंस में इसी तरह हुआ करता है, और ये ट्रेंड है। मेरे कायद इसी तरह चलते चलते फिर मकबूलियत इतनी हो जाती है कि कोई देख भी नहीं सकता उनकी तरफ, कि कबूलियत भी थी। ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है, ये जो सर्वे है मैं इसको ग्राउंड रियलिटी नहीं मानता जी। आप अगर ये इतना ही आसान होता ना कि कबूलियत से मकबूलियत का सफर भी इतनी जल्दी आपने तय करना होता, तो फिर जिस लेवल तक आपने चीजें की हैं वो नहीं होनी थी। आज भी अगर PTI का वो एक उम्मीदवार कल वो चला गया था एक घर में ताजियत करने, उसके बाद वो जिसके घर फौतगी हुई थी उसको उठा के ले गई पुलिस कि तेरी ऐसी थी तैसी हो, तेरे घर क्यों आया। मतलब इस लेवल पे जाके चीजें करने की जरूरत नहीं होती जब मकबूलियत का ये लेवल हो। तो ये बहुत बड़ा तजाद है दोनों चीजों में, मेरी समझ से बाहर है कि ये मकबूलियत अगर वाकई इतनी हो गई है तो फिर उसके बाद बाकी चीजें अब बंद हो जानी चाहिए। जी आमिर साहब, मैं इस सर्वे को मानता हूं, और इसलिए मानता हूं कि जब गैलप का पहले सर्वे आया था उसको यहां पे बैठ के कहा गया था बहुत अच्छा है, जिसमें इमरान खान बहुत अच्छे थे। ये iPOR का सर्वे है, इसके अंदर पंजाब है, और पंजाब में कल मैंने जब ये आया था मैंने उसी वक्त देखा और मैंने थोड़ा सा तबसरा भी कर दिया था। आप मुझे बताएं, जो जमात मुकाबले में मौजूद नहीं है तो उसकी मकबूलियत आप कहां से लेके आएंगे? लोगों को पता है 10% स्विंग वोट है, उन्होंने जो 35% इसके अंदर मौजूद है PTI का या 36%, वो PTI की टोटल तादाद है मकबूलियत की टॉप की। ये नहीं है कि सारा पाकिस्तान सोशल मीडिया के ऊपर बैठा हुआ है और वो वहीं से फूके मारेगा और वोट डल जाएगा। ये ओरिजिनल ग्राउंड की उनकी वही पोजीशन है जो पहले थी। इशू ये है कि ग्राउंड पे नवाज शरीफ ने गेन किया आने के बाद, बस इतने से फर्क को अगर आप समझ लें तो फिर आपके सवाल के स्टार्ट में भी लिखा हुआ है कबूलियत और एंड पे भी लिखा हुआ है कबूलियत। तो ये जो हमारे प्रोग्राम का पहला हिस्सा था उसमें किससे कह रहे थे सारे लोग बैठ के कि जी फौज से ना बात करें तो किससे करें, इमरान खान क्यों ना करें बात। अच्छा भाई, अगर उसने कर ली दूसरे ने तो फिर क्या तकलीफ है, नहीं होनी चाहिए, फिर तो सारे बात कर रहे हैं ना। असल बात यह है कि जमहूरियत यह है कि सियासतदान रास्ता बनाएं बातचीत का। आज नहीं बनाएंगे, मैं तो कह रहा हूं कल आपको बनाना ही बनाना है। क्या करेंगे, कितने दिन लड़ते रहेंगे आप इस तरह? नवाज शरीफ जेल में था, शहबाज शरीफ और जरदारी इमरान खान को ऑफर कर रहे थे कि आप हमसे मिसाके मईशत कर लें, लेकिन वो था मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं। अब आप किससे एनआरओ मांग रहे हैं भाई? हम ये कहेंगे कि आप फौज से एनआरओ मांग रहे हैं,
आपके खिलाफ केस बहुत अच्छे हैं, बहुत तकड़े हैं। भाई आपने जो चुना वही आप भुगत रहे हैं। आप अभी फैसल जो बात कर रहे थे, ना करते ना 9 मई पे हमला, आप सियासी अमल पे चले जाते। आपको मई 2022 में इलेक्शन मिल रहा था, आपको 25 जुलाई 2023 को इलेक्शन मिल रहा था, आपकी जिद अना आड़े हर चीज पे आ गई, आपने फंसा लिया पार्टी को। बार बार मसला यही है कि कोई तो वो लोग बिठाएं जो आपको समझा सके और आप उनकी बात सुन लें। आप ना समझने के लिए तैयार होते हैं, फंसा लेते हैं अपनी पार्टी को। नतीजतन पाकिस्तान को फंसाया, अपनी जिद पे IMF को तोड़ा, यहां सारे के सारे जफादरी शुरू हो जाते हैं। 16 महीने में क्या, और भाई 16 महीने में वो जो काम तबाह करके गया पाकिस्तान के मुआहदे के लिए, उसने पाकिस्तान का मुआहदा तोड़ा था, वो कोई जात का मुआहदा नहीं तोड़ा था कि उससे लोग नाराज ना होते, दुनिया को नाराज किया था। छोटी तो सी हम सारे भुगत रहे हैं उसके ऊपर। कभी मुझे भी इजाजत दे जी जी जरूर सर। मैंने बिल्कुल उस दिन भी गैलप सर्वे की तारीफ नहीं की थी, मैंने उस दिन भी एंजॉय किया था। सही, चलें फैसल साहब, फैसल क्विकली जरा। सर्वे तो सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है। जिसके हक में सर्वे आया उसको अच्छा लगेगा, जिसकी मुखालफत में आया उसको बुरा लगेगा। पता नहीं सर्वे जो होते हैं, इतने हमारी भी उम्र हो गई, आज तक किसी सर्वे वाले ने हमसे कभी राब्ता नहीं किया कि गलती से कोई सर्वे में हमारी भी कोई राय ले ले। ऐसा कोई जानने वाला नहीं मिला जिसकी सर्वे में जो है वो कभी राय ली हो। ये इलेक्शन के सर्वे, पॉलिटिकल पार्टियों के जो सर्वे होते हैं, बाकी जनरली तो बहुत सारे सर्वे में लोग राब्ता करते हैं। सर्वे से ना इंतखाबी नताइज का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए जी। और यहाँ सर्वे क्या, यहाँ अवाम की ताकत से इंतखाबी नताइज का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो सर्वे की जो है ना वो क्या हैसियत है। बस ये इलेक्शन के दिन जो है सारे सर्वे जो है ना जबरदस्त हो जाएंगे। सही है, पता चाहे ये गैलिप वाला हो या ये वाला हो। तो चलें ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं। जो इनका जो सर्वे नताइज का जो सर्वे होगा ना, बस होंगे सारे हो रहे हैं, जैसे नताइज का सर्वे आएगा। चलें ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। यही सवाल नवीद साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नवीद साहब आपकी तरफ आऊँगी। सवाल ये कि अब जाहिर है मकबूलियत में तो सबसे आगे है नून लीग। ये एक और बात है कि इलेक्शन डे पर क्या किसकी मकबूलियत होती है किसकी नहीं है, लेकिन ये जो कबूलियत की और लाडा प्लस की जो छाप है, क्या आपको लगता है कि ये मकबूलियत के इन सर्वे से वो छाप मिट सकेगी नवाज शरीफ साहब पर? अच्छा दुआ, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में अगर हम पाकिस्तान के माशी, सियासी और समाजी जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, उनका जायज़ा लेने के लिए अगर हमारी सुई जाके 3.5 साल के ऊपर ही अटकती है और वो 9 मई के ही ऊपर अटकती है और वो PTI के ऊपर अटकती है, तो मेरे ख्याल में हम किसी को खुश तो कर रहे होंगे, लेकिन हम अपने सुनने वालों को मेरे ख्याल में ठीक गाइड नहीं कर रहे होंगे। तो ये देखना चाहिए, ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखना चाहिए। ये बार बार ये चीज़ आ रही है कि जी मुआहदा तोड़ा गया, तो पाकिस्तान ने IMF के साथ 23 मुआहदे किए हैं। 23 मुआहदों में से मुझे सिर्फ एक दफ़ा बता दें कि कब जो है वो IMF के साथ कोई एक मुआहदा जो है वो पूरा किया गया, वो बीच ही में छोड़े गए सारे मुआहदे। तो ये कहना कि जी ये एक मुआहदे से ये हो गया और हमारे सारे मसाइल और ये सारी मुश्किलात जो हैं वो 3.5 साल एज एफ के जी, इससे पहले 73 बरस तो पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही थीं और ये 3 साल में आके सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया गया। और जहां तक सर्विस की बात है, तो सर्विस देखें, आप एक एको चैम्बर में बैठ के अगर आप शाउट करेंगे तो आपको अपनी आवाज की बाज़गश्त सुनाई देगी। तो ये जिस तरह के सर्वे होते हैं, जैसे खान साहब ने पहले भी कहा, तो ये तो आप अपनी आवाज की बाज़गश्त सुन रहे होते हैं, आप हकीकत से जो है वो आंखें चुरा रहे होते हैं। आप इन सर्वेस को उठा के जरा इंडिपेंडेंट सर्वेस भी देख लेना। मैंने कल भी बात की थी कि डॉन का एक सर्वे सामने आया है, उसमें तो 76% जो है वो मकबूलियत PTI की नजर आ रही है। उसमें नून लीग कहां पे खड़ी है, उसमें आप इकोनॉमी को ऊपर उठा के देख लें, आप सुन लें, अब हौसला कर लें सर। जी जी ठीक। कि आप इकोनॉमी को किस तरह से हैंडल किया गया, आप PTI के लिए देखें कि क्या उसके नतायज आ रहे हैं और फिर PDM के लिए क्या नतायज आ रहे हैं। अगर आपको अपनी मकबूलियत पे इतना एतमाद है, अगर आपको इस बात का ये यकीन है कि आपको कबूलियत नहीं, आपको अवाम में मकबूलियत हासिल है, तो आप छोड़ देना जिसको अंदर किया हुआ है उसको बाहर निकाल लें। वो जो अडियाला में बिठाया हुआ है उसको ले आए बाहर।
एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, कह दें आज देख लें अवाम में मकबूलियत। आप कह दें अगर उसको कोई नहीं छोड़ रहा, आप कह दें कि जी ले आए, मुकाबला हो जमहूरी तरीके, जमहूरी जो हम वैसे किसी दिन बहस कर लेते हैं, जमहूरियत की वो यही है कि मुकाबला करके जीते। तो आपको अपनी क्या ये वाकई नवाज शरीफ कर सकते हैं, बानी पीटीआई को बाहर ला सकते हैं और फिर ये जो पाकिस्तान इसहाक डार ने और नवाज शरीफ ने IMF का मुआहदा कंप्लीट करके पिछले टर्नओवर में खुदा हाफिज किया था, उसका बता दें, देख लीजिएगा। इलियास साहब का टेक लेने दीजिएगा। इलियास साहब वो खुदा हाफिज किया था ना, तोड़ा नहीं था। यहाँ पे ड्रामे नहीं हुए थे 10 रुपए डीजल सस्ता और बिजली सस्ती, ये सिर्फ एक ही शख्स ने किया, किसी और ने नहीं किया। ये डिफॉल्ट तक लेने के लिए भी यही शहबाज शरीफ साहब थे, यही इसहाक डार साहब डिफॉल्ट कराने के लिए ही तो काम किया था, जिसको सब एको चैम्बर में डिफॉल्ट तक लेके जाने वाले इसहाक डार साहब हैं। बोले आप दोनों। इलियास साहब को मौका इसीलिए कि मुल्क को तबाह करने वाला इमरान खान था तो बचाया उन्होंने, तो डिफॉल्ट से बचा लिया, इसलिए मसला है, सुनते ही नहीं है। इन्फ्लेशन पे ले जाके 11% से ये बचाया उन्होंने मुल्क को। इलियास साहब को मौका ये तबाही उसी की वजह से हुई जब आपने पूरी दुनिया के सामने ढकोसला किया कि बिजली भी के रेट कम, बिजली पेट्रोल के कम। आपको क्या लगता है कौन मकबूल और कौन कबूल, और खासतौर पर नवाज शरीफ आपको लगता है कि कबूलियत की तरफ, कबूलियत से मकबूलियत की तरफ जा रहे हैं? ये कबूलियत की तरफ ही जा रहे हैं अल्लाह के फजल से। जी इलियास साहब। जी ये तो देखिए सर्वे तो हमेशा होते रहते हैं इकोनॉमी के बारे में, लेकिन इतनी तेज़ी से जो ग्राफ बढ़ा है ये बड़ी अच्छी बात है अगर इतनी तेज़ी से ग्राफ बढ़ते हैं। लेकिन जो पिछले सर्वे होते रहे उसमें बुजदार साहब को कोई नहीं हरा सका, चारों सूबों में से टॉप करते थे और मुल्क में भी सबसे ज्यादा काम करते थे, टॉप करते थे। सर्वे होते ही ऐसे ही सर्वे होते थे यार, ये सर्वे इसकी बड़ी तोहीन नहीं हो सकती सर्वे की। मतलब सर्वे से आप अपनी मर्जी की वो ले सकते हैं मकबूलियत, ये तय हो गया। जो मर्जी कौन सा सैंपल ले रहे हैं, ये किस तरह कर अपनी मर्जी की आवाज सुना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी सही है। तो इसका मतलब है एक सर्वे हम भी करवाते हैं जरा एक्सपर्ट्स का। अब मैं हम पे जोर दे रही हूँ, फिर देखते हैं कौन नंबर 1 है, सेकंड, थर्ड, 4, फिर उस पर भी किसी दिन बहस करेंगे। बहरहाल जी बुनियादी सवाल कि नून लीग खासतौर पर कायद नवाज शरीफ जिन पर कबूलियत की छाप थी, अब सर्वे से वो मकबूलियत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या वो छाप मिट सकेगी या नहीं? राय आपने जानी एक्सपर्ट्स की। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।